हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट के सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि क्या है, इसमें क्या दिया गया है। जो सेक्स है, जो लिंग है, वो क्या है कि बायोलॉजिकल कैटेगरी है, जैविक श्रेणी। ठीक है, और जेंडर का यहाँ पे क्या मतलब है, सोशोलॉजिकल कैटेगरी की सामाजिक श्रेणी। इसकी डेफिनेशन है एक, मतलब इसके बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रपोज दैट देयर इज नो इनहेरेंट ट्रूथ फॉर जेंडर। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड जेंडर परफॉर्मेंस की सामाजिक रचनावादियों ने प्रस्तावित किया है कि लिंग जो कि जेंडर है उसके लिए कोई अंतर्निहित सत्य नहीं है। ठीक है, यह सामाजिक अपेक्षाओं और लिंग प्रदर्शन द्वारा निर्मित होता है। अब समझ लेते हैं कि जो सेक्स और जेंडर है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये अलग अलग किस प्रकार से हैं। तो जो सेक्स है ये क्या है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में एक जैविक और शारीरिक अंतर है। ठीक है, एक शारीरिक अंतर होना कि इनका ये जो लिंग है वो अलग अलग है, वो तो होता है सेक्स या फिर लिंग इसको बोल सकते हैं। देन जेंडर क्या है, यह पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर है। ठीक है, जो जेंडर है वो। और सेक्स क्या है कि इट इज़ डिवाइडेड मेनली इन टू कैटेगरीज, जैसे कि मेल और फीमेल। ठीक है, और जो जेंडर है उसको जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन उसको बोल देते हैं। अब सेक्स में क्या है कि पुरुष और महिला के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हार्मोनल है, एनाटॉमिकल है घटक, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो जेंडर है उसमें जेंडर इंक्लूड्स सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स ऑफ मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। ठीक है, तो ये सब क्या है कि ये है जेंडर और जो सेक्स है उनके बीच में डिफरेंस है। अब जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल है, जो सेक्स है उसमें क्या है कि जिसकी केवल जो महिला है, जो फीमेल है, बच्चों को जन्म दे सकती है। ठीक है, ये तो है एक सेक्स का एग्जाम्पल। अब जो जेंडर है ना, इसमें क्या है कि जैसे कि महिलाएं पुरुषों की तरह चिकित्सक, इंजीनियर, सभी तरह की भूमिका निभा सकती हैं। ठीक है, तो ये है जेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जेंडर रेफर्स टू, कि जेंडर किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ओनली, केवल जैविक अंतर। ऑप्शन नंबर बी है सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, कि समाज द्वारा निर्मित भूमिकाएं एवं अपेक्षाएं। ऑप्शन नंबर सी है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, की आनुवांशिक विशेषताएं। और ऑप्शन नंबर डी है फिजिकल अपीयरेंस, की शारीरिक बनावट। अब जेंडर, अभी अभी मैंने आपको समझाया भी है कि जो सेक्स और जेंडर है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर होगा कि सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, जो समाज के द्वारा जो निर्मित भूमिकाओं और अपेक्षाएं हैं उनको क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक सेक्स होता है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है और ये जो है ये सोशली होता है जो जेंडर है। ठीक है, तो जेंडर इज अ सोशल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रोल्स, बिहेवियर्स, एक्सपेक्टेशंस असाइंड बाय सोसाइटी, कि जेंडर समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं, व्यवहारों और अपेक्षाओं का सामाजिक निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफ्रेंशिएट सेक्स एंड जेंडर, की जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं बेस्ट डिफाइन कौन सी करती है। ठीक है, जो डिफरेंस है मेनली सेक्स और जेंडर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए है बोथ आर बायोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर बी है सेक्स इज बायोलॉजिकल, जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ऑप्शन नंबर सी है बोथ आर सोशल। और ऑप्शन नंबर डी है जेंडर इज इनहेरिटेड। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, जो बेस्ट डिफाइन करती है सेक्स और जेंडर को, कि कौन सी स्टेटमेंट है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि सेक्स तो क्या है कि बायोलॉजिकल है, ठीक है, लेकिन जो जेंडर क्या है कि वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, कि जो सेक्स है वो जन्म से जैविक होता है, जबकि जो जेंडर है वो समाज द्वारा सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टीचर आस्क ओनली बॉयज टू लिफ्ट हैवी डेस्क बिकॉज बॉयज आर स्ट्रोंगर, दिस रिफ्लेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है जेंडर इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी है जेंडर स्टीरियोटाइप, ऑप्शन नंबर सी है इंक्लूसिव एजुकेशन, और ऑप्शन नंबर डी है डेमोक्रेटिक क्लासरूम। तो इसमें पूछा गया कि अ टीचर आस्क, वो मतलब बोलते हैं कि जो हैवी जो बेंचेज या हैवी कुछ भी फर्नीचर है, कुछ भी ऐसे सामान है कि बॉयज़ ही उठा सकते हैं, कि बॉयज़ आर स्ट्रोंगर। तो ये बात किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें कुछ नए वर्ड हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी है, तो इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, ठीक है, फिर आंसर देखेंगे इसका कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले समझें कि जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी ये दो चीज़ें हैं। एक इक्वालिटी है जेंडर, और क्या है कि दूसरी इक्विटी है, कि लैंगिक समानता एवं समता। तो इनमें क्या डिफरेंस है, क्या है इन दोनों में, वो देख लेना एक बार। क्या है कि इक्वालिटी होती है समानता और इक्विटी होती है समता, ठीक है। इक्वालिटी मीन्स ईच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल इज गिवन सेम रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। समानता का अर्थ है लोगों के समूह को समान संसाधन या अवसर दिए जाते हैं, वो होती है इक्वालिटी। फिर है इक्विटी, इक्विटी मीन्स की समता। Equity means each person has different circumstances and allocates the exact resources and opportunities needed to reach an equal outcome. तो समता का अर्थ है कि प्रत्येक की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, और एक समान परिणाम तक पहुंचने के लिए आवश्यक सटीक साधनों और अवसरों को आवंटित करता है, तो वो क्या होती है, समता, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक ऊंची दीवार है, एक कोई भी इंसान है, कोई भी बंदा है, ठीक है, व्यक्ति है, वो लंबा है, ठीक है, और एक की हाइट मीडियम है और एक की बिल्कुल कम है, 3 है। अब इन तीनों को हम समान रूप से इक्वालिटी, जो समानता है, इक्वालिटी को ध्यान में रख के हम इन तीनों को सेम साइज़ के स्टूल दे देते हैं, ठीक है, कि दीवार ऊंची है, यहाँ पे खड़े होके आप देख सकते हो बाहर, मतलब उसके अंदर वहाँ पे कोई गेम चल रहा है, मान लो कोई स्टेडियम है, ठीक है। तो वो तीनों सेम खड़े हो गए, तीनों को एक समान चीज़ दी है, ठीक है, लेकिन जो लंबा है उसको तो क्या पता पहले भी दिखाई दे रहा हो इस दीवार के ऊपर से, ठीक है। प्रॉब्लम उन दोनों को ज़्यादा थी जो कि मीडियम और बिल्कुल ही कम हाइट के थे। अब स्टूल के बाद, ठीक है, जो सबसे लंबा है उसको भी सही तरह से दिखाई देगा, जो मीडियम साइज, मतलब जो मीडियम है उसकी हाइट उस व्यक्ति की, उसको भी ठीक दिखाई दे जाएगा कि वो स्टूल पे चढ़ गया। अब जिसकी हाइट बिल्कुल कम है, अब वो स्टूल पे चढ़ तो गया, ठीक है, उसको भी उनके समान ही उसी ऊंचाई का स्टूल मिला है, लेकिन फिर भी उसको है ना दीवार के पार दिख नहीं रहा, वो गेम्स देख नहीं पा रहा। ये क्या होती है, इक्वालिटी, ठीक है, ये क्या होती है, इक्वालिटी। अब समझते हैं इसी उदाहरण के द्वारा इक्विटी। अब इक्विटी का क्या आएगा यहाँ पे, अब जो व्यक्ति लंबा है, ठीक है, वो वैसे ही खड़ा रहता है, ज़रूरत किसको है, उन दोनों को जो कि कम हाइट के हैं, ठीक है। अब जो थोड़ी सी मीडियम हाइट है जिसकी, उसको हम एक स्टूल दे देते हैं, और जिसकी बिल्कुल ही कम हाइट है उसको हम 2 दे देते हैं। अब तीनों क्या है कि एक समान दिखाई देगा, तो इसका मतलब होता है इक्विटी, समानता, कि हम उनकी आवश्यकता, जो भी अलग अलग परिस्थितियां हैं ना, उनके आधार पे उनको ध्यान में रखकर हम क्या है कि उन उसको कुछ भी प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ भी साधन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, वो होती है इक्विटी। और इक्वालिटी होती है कि किसी को ज़रूरत हो ना हो, सबको एक समान से रूप में कुछ भी चीज़ जो है प्रोवाइड करवाना,
ठीक है। आई होप आपकी समझ आ गया होगा इस एग्जाम्पल से कि इक्विटी और इक्वालिटी में क्या अंतर है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी कुछ भी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें क्या है कि आपको ये इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में ये शब्द आते हैं बार बार, तो इनका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी इक्विटी और इक्वालिटी की समता और समानता। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, इसको समझें कि जेंडर स्टीरियोटाइप होता क्या है। जेंडर स्टीरियोटाइप को हिंदी में बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। तो इसमें क्या है कि ऐसे कुछ पूर्व कल्पित विचार की सच प्रीकन्विंस्ड आइडियाज हैं विच हैव नो लॉजिकल एविडेंस आर कॉल्ड स्टीरियोटाइप, कि जिनका कोई तार्किक परिणाम ना हो, उनको क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि रूढ़िवादिता क्या है कि हमारे मन के चेतन और अचेतन दोनों स्तरों में पाई जाती है, और लैंगिक रूढ़िवादिता को उनके लिंग के आधार पर एक निश्चित समूह की जो विशेषताएं हैं, अंतर है, उनको क्या है कि उसके अति सामान्यकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, कुछ जैसे कि जेंडर स्टीरियोटाइप है, जैसे कि फीमेल्स के लिए अलग हैं और मेल्स के लिए अलग हैं। किस तरह के हैं, जैसे कि मान लो जो व्यक्ति, जैसे कि पुरुष है, पुरुषों के लिए बोला जाता है कि वो मैथमेटिक्स और साइंस में बेटर होते हैं। ठीक है, लॉजिकल मतलब जो तार्किक है वो उनके अंदर बहुत अच्छा होता है, एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, और कमाने वाले होते हैं कि वही कमाएंगे। ठीक है, डिफेंस फोर्सेस है या फिर इंजीनियर्स है, वो बहुत अच्छे होते हैं। ये सब क्या है कि स्टीरियोटाइप है, पुरुषों को लेके समाज में क्या है कि स्टीरियोटाइप कहीं लिखा तो नहीं है ना। ठीक है, कोई तार्किक परिणाम मतलब सॉरी प्रमाण तो नहीं है इस बात का। ठीक है, कि पुरुष ही ये सब कर सकते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। ठीक है, अब जैसे कि वुमेन्स हैं, विमेन हैं कि लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो सबमिसिव होती हैं, इमोशनल होती हैं, जैसे कि बेटर इन लैंग्वेज एंड आर्ट। ठीक है, होम मेकर्स होती हैं, नर्सिस होती हैं, कि ये सब काम जो हैं कि महिलाओं के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है कि स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप की रूढ़िवादिता होना उस चीज़ को लेके। ठीक है, कि पहले से कुछ कई सालों से, कुछ बहुत टाइम से ये सब चीज़ें लोग मानते आ रहे हैं कि ये लड़कियां ये कर सकती हैं, ठीक है, ये नहीं कर सकती, सिर्फ लड़के ये कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि स्टीरियोटाइप बोली जाती हैं। ठीक है, कि सामान्य तौर पर क्या है कि प्रचलित लिंग रूढ़ियाँ, इसको बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये थी 4 ऑप्शन कि जेंडर इक्वालिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, इंक्लूसिव एजुकेशन और डेमोक्रेटिक क्लासरूम। तो इंक्लूसिव एजुकेशन और डेमोक्रेटिक क्लासरूम के बारे में मैंने कल आपको डिटेल से बताया भी था। इससे पहले वाला जो चैप्टर था ना, उसके अंदर हमने इसको डिटेल में पढ़ा भी था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बॉयज़ आर स्ट्रोंगर। ठीक है, कि ओनली बॉयज़ टू लिफ्ट हैवी डेस्क। तो इसमें अभी अभी हमने पढ़ा भी है, ये किसका उदाहरण है, जेंडर स्टीरियोटाइप का। ठीक है, कि जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है क्योंकि क्षमता को लिंग के आधार पर मान लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच एजेंसी प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन जेंडर सोशलाइजेशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर ए है मार्केट, ऑप्शन नंबर बी है फैमिली, ऑप्शन नंबर सी है मीडिया ओनली, और ऑप्शन नंबर डी है जुडिशरी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, एजेंसी पूछा गया है कि इसमें प्लेज अ ग्रेटेस्ट रोल, कि जो जेंडर सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है जेंडर का, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो इनमें से क्या है अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, तो फैमिली, शुरुआत में जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट अपनी फैमिली से रहता है, बाद में वो पढ़ना लिखना और जैसे कि घर से बाहर जाना, स्कूल, अपने पीयर ग्रुप है, ठीक है, इन सब से वो कनेक्ट होता है बाद में। लेकिन शुरुआत में क्या है कि सबसे जो बड़ा रोल निभाता है इस चीज़ में वो क्या है, फैमिली है। ठीक है, कि परिवार बच्चों को सबसे पहले जेंडर भूमिकाएं सिखाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है विच क्लासरूम प्रैक्टिस प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी। ऑप्शन नंबर ए है सेपरेट एक्टिविटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ऑप्शन नंबर बी है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी है गिविंग लीडरशिप ओनली टू बॉयज़। और ऑप्शन नंबर डी है एनकरेजिंग गर्ल्स ओनली इन आर्ट्स। तो जेंडर इक्वालिटी पूछा गया है, ठीक है, कि इसमें क्या है कि इन सब जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें किस पे ये चीज़ें लागू होती है। तो जेंडर इक्वालिटी में हमने पढ़ा भी था कि समानता का अर्थ है कि लोगों के समूह को समान संसाधन या फिर अवसर दिया जाना, उसको क्या बोलेंगे, इक्वालिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कि समान अवसर देना जेंडर समानता का मूल सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेंडर स्टीरियोटाइप। ऑप्शन नंबर ए है गर्ल्स कैन नॉट प्ले क्रिकेट। ऑप्शन नंबर बी है बॉयज डू नॉट क्राई। ऑप्शन नंबर सी है एवरी चाइल्ड कैन चूज एनी कैरियर। और ऑप्शन नंबर डी है बॉयज आर नेचुरली गुड एट मैथ्स। तो जेंडर स्टीरियोटाइप का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो इसमें कौन सा है कि एवरी चाइल्ड कैन चूज एनी कैरियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। समान अवसर की जो सोच है ना वो स्टीरियोटाइप नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ टीचर्स शुड, कि एनसीएफ में क्या है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जो टीचर शुड की टीचर को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है रीइंफोर्स स्टीरियोटाइप। ऑप्शन नंबर बी है प्रमोट जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम्स। ऑप्शन नंबर सी है इग्नोर जेंडर इश्यूज। और ऑप्शन नंबर डी है सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कि टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्रमोट जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम्स। ठीक है, कि जो जेंडर संवेदनशील शिक्षा है उसके ऊपर बल देना चाहिए। एनसीएफ है उसके बारे में हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और जो पेडागोजी होती है, ठीक है, सीडीपी की, उसमें भी बहुत आता है इसके बारे में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे कवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हिडन करिकुलम मेनली रेफर्स टू। ऑप्शन नंबर ए है ऑफिशियल सिलेबस। ऑप्शन नंबर बी है अनरिटन वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स लर्नड इन स्कूल। ऑप्शन नंबर सी है होमवर्क। और ऑप्शन नंबर डी है एग्जामिनेशन पैटर्न। तो हिडन करिकुलम में क्या है कि मेनली रेफर्स टू, किसके क्या रेफर करता है ये जो करिकुलम है, हिडन करिकुलम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो अनरिटन वैल्यूज और एटीट्यूड्स हैं वो क्या है कि स्कूल में सीखना, उसको क्या बोलते हैं, हिडन करिकुलम। तो छिपा पाठ्यक्रम बच्चों को अनौपचारिक रूप से सामाजिक मान्यताएं सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस। तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट करती है जेंडर बायस को। ऑप्शन नंबर ए है ऑल स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट इक्वली। ऑप्शन नंबर बी है साइंस इज बेटर सूटेड फॉर बॉयज़। ऑप्शन नंबर सी है एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट। और ऑप्शन नंबर डी है एबिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट एंड एफर्ट। तो जेंडर बायस होता है लैंगिक पक्षपात। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक पक्षपात। कि जेंडर बायस इज अ बिहेवियर विच शोज फेवरिटिज्म टुवार्ड्स वन जेंडर ओवर द अनदर। कि लैंगिक पूर्वाग्रह है वह व्यवहार है, या फिर लैंगिक पक्षपात वह व्यवहार है जो एक लिंग का दूसरे लिंग के प्रति पक्षपात दिखाता है। ठीक है, कि मतलब वो किसी लड़के के लिए भी हो सकता है और लड़की के लिए भी हो सकता है। ठीक है, वो होता है जेंडर बायस, कि लैंगिक पक्षपात होना। ठीक है, पक्षपात लड़का लड़की किसी के साथ भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे उस टाइम, जेंडर बायस बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि जो साइंस इज बेटर सूटेड फॉर बॉयज, ठीक है, इसमें क्या है कि पक्षपात है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जेंडर आइडेंटिटी डेवलप्स मेनली थ्रू।
ऑप्शन नंबर ए है सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर बी है ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए ओनली और ऑप्शन नंबर डी है फिंगरप्रिंट। तो जेंडर आइडेंटिटी होता है लैंगिक पहचान, ठीक है, कि लैंगिक पहचान अपने व्यक्तित्व अनुभव के आधार पर खुद को पुरुष और महिला या फिर अन्य के रूप में आत्म साक्षात्कार करना होता है, उसको बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, अब जैसे कि इट इज साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ व्यूइंग वन सेल्फ एज अ गर्ल और अ बॉय एंड लेटर एज अ मैन और वुमेन। ठीक है, ये क्या है कि अपने आप में एक लड़की या फिर लड़के के रूप में, बाद में एक पुरुष और महिला के रूप में देखने की एक मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है, इसको बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी, लैंगिक पहचान। ठीक है, तो लैंगिक पहचान में इसमें क्या आएगा, जे किसके थ्रू डेवलप होती है, मेनली ये सोशल इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, कि जेंडर पहचान समाज, परिवार और अनुभवों से विकसित होती है। ठीक है, ये किसी ब्लड ग्रुप, डीएनए या फिर फिंगरप्रिंट से नहीं होती, बल्कि सोशल इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।